हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सभी का एक बार से फिर से स्वागत है आपका। आप सभी का फिर से स्वागत है। जो भी स्टूडेंट्स आरसीसी का जो हमारी ये सीरीज है, ये जो लेक्चर है, इसे फॉलो कर रहे हैं, उन सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिविल बडी में। मैं हूं अमित सिंह भदौरिया। तो चलिए, आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 9 है आरसीसी का, इसे हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो जितने भी स्टूडेंट्स अभी ऑनलाइन हैं वो एक काम कर दीजिए, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके दोस्त हैं, उन्हें आप ये लिंक फटाफट शेयर कर दीजिए। फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो फटाफट स्टार्ट कर दीजिए, जो भी हैं बच्चे वो फटाफट शेयर कर दीजिए, फिर हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है फटाफट शेयर करो, जिससे मैक्सिमम लोगों तक ये बात क्या है पहुँच पाए, मैक्सिमम जो लोग हैं वो हमसे जुड़ पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं। एक बात सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ सभी स्टूडेंट से कि जैसा मैंने कहा था कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ और उस पढ़ाने में अगर आपको लगता है कि काफ़ी हेल्पफुल है तो आप क्या कर सकते हैं, 1 रुपया डोनेट कर सकते हैं। मैं फिर बोल देता हूँ कि जो स्टूडेंट्स ये काम कर सकते हैं वो काम ये करें, लेकिन जो स्टूडेंट्स नहीं कर सकते डोनेशन, मान लीजिए कि आप में से कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं मेरे जैसे जो ये बोलना चाहेंगे कि सर मैं डोनेट करना चाहता हूँ, मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं आपको डोनेशन दूँ 1 रुपये का, जिससे आपकी हेल्प हो पाए, लेकिन मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास ना तो ऐसा मोबाइल है और या फिर उसमें मोबाइल है तो उसमें ऐसी फैसिलिटी नहीं है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके मन में ये विचार आया, आपके दिल में ये हार्दिक इच्छा है कि आप डोनेशन करना चाहते हैं, यही मेरे लिए काफ़ी है। आप तो बस एक काम कर सकते हो कि आप सपोर्ट करते रहो वैसे से ही, ठीक है, और जो कर सकते हैं वो ये काम करें। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग जो भी सपोर्ट कर रहे हैं, और जो बच्चे लिंक जिन्होंने शेयर कर दिया है वो वापस आ गए हैं। तो चलिए, अब क्या करने वाले हैं, आज का जो लेक्चर रहेगा हमारा, ये हमारा है लेक्चर नंबर 9। पहली बात तो ये, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा स्लैब। आज हम स्लैब के बारे में बात करेंगे। स्लैब के साथ साथ में एक चीज़ और याद रखना कि आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें कई चीज़ ऐसी है जो स्लैब प्लस बीम दोनों में काम आती हैं। जैसे डिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इफेक्टिव स्पान के बारे में पढ़ेंगे, तो ये दोनों में काम में आता है, तो ये भी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है भैया? अरे ठीक है कि नहीं, बोलो हाँ, ऐसे बोला करो हाँ सर ठीक है। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं आपको स्लैब के बारे में बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट बात है। स्लैब क्या होता है, उस स्लैब का अलग अलग टाइप होता है जो एग्जाम में हमसे पूछा जाता है। जैसे कि 1 वे स्लैब है या 2 वे स्लैब है। अगर 1 वे स्लैब है तो कैसे पता चला, 2 वे तो कैसे पता चला, अगर 1 वे स्लैब है 2 वे स्लैब है तो कौन सा स्पान हमको काम में लेना है डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया में या कहीं पर भी जब भी कैलकुलेशन की बात होगी। तो चलिए, सबसे पहले स्लैब के बारे में 2 बातें याद रखना। जो स्लैब होती है वो 2 टाइप की होती है, एक तो होती है 1 वे और एक होती है आपकी 2 वे। एक काम करता हूं मैं इस चीज़ को समझने के लिए मैं एक सिंपल सा एक डायग्राम बना लेता हूं, एक रफली, और उसमें मैं ये मान लेता हूं कि इसका स्पान यहाँ से L1 दिया हुआ है, इसका स्पान L2 दिया हुआ है। L1 L2 मैंने स्पान मान लिए हैं। अब क्या होता है, आपको स्पान का इनका रेशियो लेना है, और स्पान का रेशियो कौन सा लेना है समझना, लार्ज अपॉन शॉर्ट। तो डिप्लोमा वाले हैं वो लिख सकते हैं कि बड़ा वाला जो स्पान है अपॉन छोटा वाला जो स्पान है, उनका रेशियो लेना है मुझे। First of all, we found out the ratio of larger span and shorter span, then get the new value of the ratio. For example, if we have the L1 is equal to 8 meter and L2 is equal to 2 meter, then 8 upon 2 is equal to 4. वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 4, मतलब कि हमने रेशियो निकाला है वो निकाला है 4। अगर ये 4 आता है यानी कि आप ये समझ सकते हो कि एल 1 वे कब कहा जाएगा भाई, 1 वे तब कहा जाएगा जब स्पान का रेशियो लॉन्गर अपॉन शॉर्टर का जो रेशियो है वो आपका क्या आ रहा हो, 2 से ज्यादा आ रहा हो, तो उसको 1 वे कहेंगे। फॉर दिस एग्जांपल 4 आ रहा है तो ये जो स्लैब है ये आपकी 1 वे स्लैब है। क्या है ये, 1 वे स्लैब है। मान लीजिए अगर आपका स्पान L1 अपॉन L2 का जो रेशियो है वो 2 आ रहा हो या इससे कम आ रहा हो तो इसे कहा जाएगा 2 वे स्लैब। क्या कहा जाएगा, 2 वे स्लैब। एग्जैक्टली होता क्या है इसमें, ये देखा जाता है कि इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है लोड का वो किस तरह से हो रहा है। फॉर एग्जांपल इस तरह से इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जहां जो स्पान पास में होगा वहां डिस्ट्रीब्यूशन जाने की कोशिश करेगा, मतलब इस तरह से इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं और उस क्वेश्चन में क्या है, एक बहुत अच्छी चीज छिपी हुई है। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया जिसमें मैंने कहा कि ये आपका क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 1 कि आपका स्पान L1 8 मीटर है और दूसरा स्पान L2 जो है वो 2 मीटर है, तो बताइए ये आपकी 1 वे स्लैब है या 2 वे स्लैब है।
मैंने सिर्फ इतना बोला है, स्पान दे दिया, वन वे स्लैब, टू वे स्लैब मैंने आपसे पूछी है। आप अभी नहीं बता सकते हैं कि ये वन वे है या टू वे है, अभी आप नहीं बता सकते हैं। मैं जब इसमें एक चीज और इंक्लूड करूंगा, मैं ये बोलूंगा कि ऑल एजेस आर सपोर्टेड, सभी के सभी एज जो हैं, ये जो एज है यहां से सपोर्ट इनको मिला हुआ है, यहां से ये सभी सपोर्टेड हैं, तो उस केस में आप ये बोल सकते हो कि अगर सारे के सारे एज सपोर्टेड हैं तब ये जो केस है जो मैंने बताया है ये केस काम करेगा, वरना ये केस काम नहीं करेगा। तो अब ये बता सकते हो कि आप ये वन वे है। लेकिन नोट, अगर मान लीजिए एक और मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, इस तरह से मैंने आपको स्पान बना के दिया है, ठीक है, ये कोई स्पान है, पूरी की पूरी स्लैब है, इस स्लैब में अब मुझे सपोर्टेड है उसको मैं रेड से बता रहा हूं कि दो एज इसके सपोर्टेड है, कौन कौन से हैं, एक तो ये वाला सपोर्टेड है और एक ये वाला सपोर्टेड है। ये जो स्पान है L1 इसको मैंने दे दिया 4 मीटर का, और ये L2 स्पान इसको मैंने दे दिया 2 मीटर का, ये 2 मीटर है। तो अब बताइए कि ये जो स्लैब है या ये जो स्लैब मैंने आपको दिए वन वे है टू वे है, तो आप क्या करते हो, L1 अपॉन L2 कैलकुलेट अगर करते हैं हम, तो 4 मीटर अपॉन 2 मीटर इज इक्वल टू आया 2 मीटर। तो 2 मीटर अगर होता है या 2 से कम आती है वैल्यू तो ये टू वे स्लैब होती है। कौन सी होती है, टू वे स्लैब होती है ये हमने अभी तक पढ़ा है। लेकिन 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 अगर आपके सपोर्ट जो है चारों सपोर्ट थे तब वो काम कर रहा था, लेकिन यहां पर केवल दो ही सपोर्ट है, तो दो एजेस जब भी होंगे तो ये टू वे स्लैब नहीं होगी, ये क्या होगी, ये होगी वन वे स्लैब। ये याद रखना, ये एग्जाम में एक बार पूछा गया था एसएससी में, तो वहां कंफ्यूज मत होना कि ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी आपकी वन वे स्लैब। यानी कि एक बात आप यहां पर लिख सकते हो नोट लगाकर कि जो L1 और L2 का जो रेशियो 2 से कम है 2 से ज्यादा, ये कहां वर्क करता है, ये वही वर्क करता है जब आपके ऑल एजेस, चारों के चारों एज क्या है, ये सपोर्टेड है। ठीक है भैया, और अगर आपके दो ही एज सपोर्टेड है, चाहे रेशियो कुछ भी आए, वो हमेशा आपकी वन वे स्लैब होगी। क्या होगी, वन वे स्लैब होगी। चलिए, ये बात समझ में आ गई है। तो एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, यहां पर एक और नोट बताना चाहता हूं। वो नोट ये है कि आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया, बहुत बार रिपीट होता है स्टेट एई जेई एग्जाम्स में, कि आपका मैक्सिमम डायामीटर ऑफ बार, मैक्सिमम डायामीटर ऑफ बार इन स्लैब कितना होना चाहिए। तो ये होता है आपका 1/8 मल्टीप्लाई थिकनेस ऑफ स्लैब। आपकी जितनी थिकनेस है स्लैब की उसका 1/8 तो होगा। कैसे समझ सकते हैं सर इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एग्जांपल ले लीजिए छोटा सा, स्लैब की थिकनेस मान लीजिए 80 mm है, तो डायमीटर ऑफ द बार क्या हो जाएगा, बार का डाया इक्वल टू हो जाएगा 80/8 यानी कि 10 mm। यानी कि मैक्सिमम जो बार है जो आपको यूज करनी है वो कितनी हो सकती है, वो 10 mm हो सकती है। इस तरह से आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो बार का डायमीटर भी पूछ लेते हैं, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, या फिर आपसे पूछ लेंगे मैक्सिमम डायमीटर ऑफ बार कितना होता है, तो आपको ये दोनों चीज बता सकते हैं। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन आया था तो वहां पर वैल्यू भी पूछी थी कितना मैक्सिमम डायमीटर ऑफ बार हो सकता है, और एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जिसमें ये पूछा गया था कितनी हो सकती है, मतलब कोडल प्रोविजन था ये। तो ये चीज समझ में आ गई कि वन वे स्लैब किसे कहेंगे, टू वे स्लैब किसे कहेंगे, और वन वे स्लैब टू वे स्लैब अगर दी हुई है तो उसमें से अगर आपसे मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द बार पूछना है तो कैसे बता सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट नोट आप चाहें तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जब भी डिफ्लेक्शन की बात होगी, किसकी बात होगी, डिफ्लेक्शन की, तो आपका जो स्पान है, जो स्पान आपको काम में लेना है वो स्पान हमेशा कौन सा होगा, शॉर्ट स्पान होगा। यानी कि मैं एक चीज कह सकता हूं कि जब भी हमको स्पान की जरूरत होगी, कि हमको स्पान चाहिए कैलकुलेशन के लिए, तो स्पान कौन सा काम में लेना है, शॉर्टर स्पान जो है वही काम में लेना है स्लैब में। ये भी एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। तो दो तीन बातें मैंने बता दी, समझ में आ गई है क्या, अरे समझ में आई है नहीं आई है, समझ में आ जाती है अगर कोई बात तो बोल दिया करो हाँ, क्या बोला करो हाँ, बोलोगे तो मुझे सुनाई नहीं देगा तो लिख दिया करो, कमेंट कर सकते हो हाँ समझ में आ रहा है, सब कुछ सही है, थम्स अप करके बता सकते हो कमेंट में हाँ सब कुछ सही चल रहा है। चलिए, अब एक चीज और मैं बता दूं स्लैब के रिगार्डिंग में, स्लैब में क्या होता है कि आपसे इफेक्टिव स्पान पूछा जाता है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इफेक्टिव स्पान कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इफेक्टिव स्पान जो है, इस इफेक्टिव स्पान की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अब यहां पर एक चीज ब्रैकेट में लिख लेना कि जो चीज मैं बता रहा हूं ये स्लैब में भी काम आएगी प्लस बीम में भी काम आएगी, दोनों के लिए सेम ही होता है। किसके लिए होता है, दोनों के लिए सेम होता है। तो ये चीज समझ में आ गई क्या कि मैक्सिमम डायमीटर ऑफ बार स्लैब कितना होता है। ठीक है, अच्छा अब इफेक्टिव स्पान की अगर बात करते हैं अलग अलग केसेस आते हैं, तो चलो एक एक करके सारे केसेस के डिस्कशन कर लेते हैं। केस नंबर वन, केस नंबर वन जो है वो है सिंपली सपोर्टेड का। किसका है, सिंपली सपोर्टेड का। क्या अगर आपके पास में सिंपली सपोर्टेड का केस हो तो उसमें कैसे आप इफेक्टिव स्पान कैलकुलेट कर सकते हैं।
मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, देख सकते हो आप कितनी अच्छी राइटिंग है। कोशिश करता हूँ मैं इसको और अच्छा बना सकूँ, है ना, कोशिश रहती है कि और अच्छा बना सकूँ। वैसे तो बहुत अच्छी है, आपको पता है, तारीफ करते हैं बहुत लोग मेरी राइटिंग की, है ना। तो सिंपली सपोर्टेड अगर केस है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर एक चीज़ मान सकता हूँ कि मान लिया मैंने इस तरह का कोई मेरे पास में कोई बीम है या स्लैब है, और यहाँ उसके क्या है, सपोर्ट्स है। इस तरह से मुझे क्या है, सपोर्ट्स दिए हुए हैं, और मैं कुछ यहाँ पर चीज़ें मान लेता हूँ जो आपको यहाँ पे शो होनी चाहिए अलग कलर के पेन से, कि इनका जो क्लियर स्पान है, इंटरनल जो डिस्टेंस है, उसको मैं L0 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सपोर्ट की जो विड्थ है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ W से। यहाँ पर भी सपोर्ट की जो विड्थ है उसको मैं W से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, W से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो L इफेक्टिव जो होगा, इफेक्टिव स्पान जो होगा वो होता है इंटरनल डिस्टेंस कितनी है प्लस आपकी सपोर्ट की विड्थ कितनी है वो, या फिर हो सकता है L0 प्लस आपकी जो डेप्थ है उस पर्टिकुलर सेक्शन की मेंबर की, बीम या स्लैब की इफेक्टिव डेप्थ D, उसके बराबर हो सकता है। अब यहाँ पर ये दो केसेस बन गए हैं। अब इन दोनों में से मिनिमम लेना है, मैक्सिमम लेना है। तो याद रखना जो L इफेक्टिव कैलकुलेट किया जाता है ये मैक्सिमम कैलकुलेट करते हैं। तो इन दोनों में से क्या लेना पड़ेगा आपको, मिनिमम। तो इन दोनों का जो मिनिमम है वो वैल्यू आपको लेनी है जब आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन या एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो, या आपको ये मिनिमम वैल्यू लेनी है। तो यहाँ से देखने से कुछ ऐसा समझ में आता है कि सर यहाँ पर जो आप कैलकुलेशन कर रहे हो L0 प्लस W कर रहे हो, L प्लस D कर रहे हो, तो यहाँ पे एक समझ आती है हम क्या करना चाहते हैं एग्जैक्टली, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। तभी तो यहाँ से W/2 आया, यहाँ से W/2 आया और बीच का L0 आ गया, तो W/2 बन के क्या बन गए, W बन गए, और बीच में L0 है ही तो L0 प्लस W बन गया। इस तरह से फॉर्मूला बना है। अब चलते हैं केस नंबर 2 की तरफ। केस नंबर 2 की बात कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, कंटिन्यूस के लिए, कि कंटिन्यूस अगर बीम है अपने पास में, कंटिन्यूस सपोर्ट अगर है तो कंटिन्यूस में कैसा होता है। तो कंटिन्यूस अगर सपोर्ट है तो कंटिन्यूस सपोर्ट में क्या होता है कि यहाँ पर दो केसेस बनते हैं। ए, केस नंबर 1 ए बोल देता हूँ मैं इसको। अगर आपकी विड्थ की जो सपोर्ट है, विड्थ जो आपके सपोर्ट है उनकी जो विड्थ है, अगर वो L0/12 से, L0/12 से कम है या ज़्यादा, इसके बेसिस पर बनता है। तो मान लीजिए मैंने मान लिया कम है, अगर ये कम है तो इसकी जो वैल्यू होती है L इफेक्टिव की वैल्यू, वो एग्जैक्टली ऊपर वाले की तरह हो जाती है, यानी कि L0, वापस लिख देता हूं, L0 प्लस D या L0 प्लस W, जो इनका मिनिमम होगा। यानी कि आप ये कह सकते हो सेम एज सिंपली सपोर्टेड। जो सिंपली सपोर्टेड का केस है एग्जैक्टली वही हो जाएगा केस नंबर 2 इसके अंदर, है ना। केस 2 में भी बी, मान लीजिए W की वैल्यू ज्यादा हो गई L0/12 से, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में ये डिपेंड करता है कि आपका डायग्राम कैसा है और आपको कौन सा सपोर्ट कैलकुलेट करना है। यहाँ दिक्कत होती है। देखो यहाँ बहुत कम लोगों को समझ में आता है या कम लोगों को पता होता है, ये समझना। क्या लिखना चाहता हूं मैं डायग्राम बना लेता हूं, एक छोटा सा खराब सा एक डायग्राम बना लेता हूं। मान लीजिए यहां पर सपोर्ट है आपके पास में, फिक्स सपोर्ट, यहां पर आपके बीच में सपोर्ट्स लगे हुए हैं, तो ये कंटिन्यूस बीम बन चुकी है। अब मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूं कि मैं दिखाना क्या चाहता हूं, मैं क्या कैलकुलेट करना चाहता हूं। जैसे कि मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं ये वाला स्पान, जिसको मैं L1 से रिप्रेजेंट कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। हो सकता है मैं ये कैलकुलेट करना चाहूं, इसको मैं L2 से रिप्रेजेंट कर देता हूं, इसको मैं L3 से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो अगर मुझे L1 की कैलकुलेशन करनी है या मुझे L2 की कैलकुलेशन करनी है, तो L इफेक्टिव जो आने वाला है भैया, वो L इफेक्टिव इक्वल टू हो जाएगा कि आपका क्लियर स्पान L0 कितना है प्लस आपकी जो सपोर्ट की जो विड्थ है या डेप्थ जो है उनका हाफ। ये होता है आपका। इसको मैं क्लियर करके सही से लिख देता हूं, ये L0 ही है, L0 ही है। क्या है, ये L0 ही है ना। तो आप यहां पर ये चीज नोट करना। अब इन दोनों में से क्या लेना, इन दोनों में से आप क्या ले सकते हो, मिनिमम वैल्यू ले सकते हो। ये कब है, जब मैं किसकी कैलकुलेशन कर रहा हूं, याद रखना, या तो मैं L1 कैलकुलेट कर रहा हूं या मैं L2 कैलकुलेट कर रहा हूं, तब ये काम नहीं कर पाएगा, तब ये काम नहीं करेगा। ये कब काम करेगा, जब आपके पास में L3 की कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, जिससे कि आपके कोई कंफ्यूजन ना रहे। यहां लिख लो 4L3 और यहां लिख लो 4L1 एंड L2। अगर मैं L1 एंड L2 की कैलकुलेशन करूंगा तब पता क्या होता है, तब ये होता है कि आंसर आएगा आपका L इफेक्टिव इक्वल टू L0। ये आएगा जब आप L1 L2 की कैलकुलेशन करेंगे। क्या चक्कर है सर, ये तो समझ में नहीं आया, ये तो आपने क्या बोल दिया, कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। कभी तो आप बोलते हो L1, कभी बोलते हो L2, कभी L3, कभी बोलते हो कि L1 L2 के लिए ये करना, कभी वो करना। तो इस कंफ्यूजन को मैं जो कंफ्यूजन जो क्रिएट की है इसी को मैं दूर भी कर देता हूँ।
देखो एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है, मैं एक बार बोल के देखता हूं कि जो क्वेश्चन है उसको सुनना ध्यान से। क्या है क्वेश्चन, क्या आता है, फाइंड आउट द इफेक्टिव स्पान ऑफ द बीम और स्लैब, ओके, which is given that the one end is fixed and other end is continuous। वन एंड, ध्यान रखना मैं बोल रहा हूं वन एंड इज फिक्स, अदर इज कंटिन्यूअस, यानी कि L1 की बात कर रहा हूं, और मे बी बोथ एंड कंटिन्यूअस यानी L2 की बात कर रहा हूं, तो आपका इफेक्टिव स्पान हो जाएगा L0 के बराबर, यानी कि इंटरनल जो डिस्टेंसेज है उनके बराबर ही आपका आंसर हो जाएगा, इंटरनल जो डिस्टेंसेज है उनके बराबर आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर मेरा क्वेश्चन चेंज हो जाता है, मैं बोलता हूं फाइंड आउट द इफेक्टिव स्पान ऑफ द गिवन बीम और स्लैब गिवन दैट द वन एंड इज कंटिन्यूअस, यानी कि ये वाली बात कर रहा हूं मैं, और फिक्स्ड एंड अदर एंड इज सिंपली सपोर्टेड। तो अगर आपका दो जो सपोर्ट है उनमें से एक सिंपली सपोर्टेड हो और एक कंटिन्यूअस है फिक्स हो, कंटिन्यूअस मतलब फिक्स की तरह बिहेव करेगा, तो उस केस में आपका जो आंसर होगा वो होगा L0 प्लस D/2 L0 W/2, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा आंसर होगा। समझ में आया ये चीज, समझ में आई या नहीं आई? ये चीज ध्यान रखना, ये चीज समझ में कम आती है, काफी कम लोगों को ये पता होती है, ध्यान रखना ये दोनों अलग अलग होते हैं। अच्छा, केस नंबर 3 की बात कर लेता हूं मैं, जब इतनी बात हो ही गई है तो केस नंबर 3 भी डिस्कस कर ही लेते हैं। केस नंबर 3 का मतलब है कैंटिलीवर। जो कैंटिलीवर है उस कैंटिलीवर सपोर्ट में क्या होगा। अगर कैंटिलीवर सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूं तो भैया याद रखना कैंटिलीवर सपोर्ट में क्या होता है, ये भी थोड़ा सा डिपेंड करता है कि डायग्राम कैसा कैसा क्वेश्चन है। मान लीजिए दो क्वेश्चन बन सकते हैं यहां पर, इस तरह से आपके पास में कैंटिलीवर दिया हुआ है, या हो सकता है कैंटिलीवर दिया हुआ हो लेकिन उसमें प्रॉप लगा हुआ हो, ये इस तरह से प्रॉप लगा हुआ हो। तो ध्यान रखना कि जब ऊपर वाला केस होगा तो उस केस में L इफेक्टिव की जो वैल्यू है, L इफेक्टिव इक्वल टू हो जाएगा L0 क्लियर स्पान कितना है प्लस आपकी जो डेप्थ है उस डेप्थ का हाफ। इस वाले केस में हो जाएगा L इफेक्टिव इक्वल टू L0 प्लस W/2। अब W क्या है, W है इस विड्थ, जो ये सपोर्ट है इसकी विड्थ है W, इसका हाफ, यानी कि यहां मैं कैलकुलेट कर रहा हूं ये वाला स्पान, ये L इफेक्टिव कैलकुलेट कर रहा हूं, जबकि यहां पर मैं L इफेक्टिव ये वाला कैलकुलेट कर रहा हूं। तो याद रखना ये इसके लिए फॉर्मूला है जबकि ये इसके लिए फॉर्मूला, दोनों अलग अलग है, कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग है, ठीक है। अगर ये बात समझ में आ गई है तो हमारा काम हो गया है। अगर किसी स्टूडेंट्स के मन में ये विचार आ रहे हैं कि सर अब तो आप क्या कर रहे हो, हमारे साथ मजाक कर रहे हो, ये वाला तो आपने बताया है नहीं, ये वाला तो आपने बताया नहीं, तो ये वाला जो केस है क्या ये ऊपर वाले की तरह नहीं बन गया कि वन एंड फिक्स है और दूसरा आपके क्या है सिंपली सपोर्टेड के केस में दूसरा सिंपली सपोर्टेड दिया हुआ है, तो वो आपके ऊपर वाले की तरह वर्क करेगा, ठीक है। अगर ये बात समझ में आ गई है तो मैं आगे चल सकता हूं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई है, बोलिए हाँ, बोलिए जोर से हाँ, समझ में आ गई है बात। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं डिफ्लेक्शन के बारे में। क्या बताता हूं कि जो डिफ्लेक्शन होता है आरसीसी में, आरसीसी पढ़ रहे हैं ना हम, तो आरसीसी में जो डिफ्लेक्शन होता है वो कितना होता है, परमिसिबल डिफ्लेक्शन क्या होता है। तो इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है, यहाँ पर डिफ्लेक्शन के दो परमिसिबल कंडीशंस हैं। अब ये समझते हैं क्या एग्जाम में, पता क्या लिखा हुआ होता है या नोट्स में लिखा हुआ है कि जो डिफ्लेक्शन है आपका इंक्लूडिंग आपके श्रिंकेज, टेम्परेचर इफेक्ट, इरेक्शन, ये वो ऐसे वैसे 4-5 बातें लिखी हुई हैं, समझ में नहीं आता है कि कौन सा कब है और कौन सा कब नहीं है। तो मैं एकदम क्लियर कट एक लाइन में बोल देता हूं, फाइनल जो डिफ्लेक्शन है, फाइनल मतलब फाइनल बिल्कुल फाइनल मतलब एकदम जब स्ट्रक्चर बन चुकी है, यूज कर रहे हैं हम, कंस्ट्रक्शन को जो कंप्लीट हो चुका है और स्ट्रक्चर को हम यूज कर रहे हैं, सर्विस में ले रहे हैं, तो फाइनल जो डिफ्लेक्शन हो सकता है वो हो सकता है आपका स्पान कितना है अपॉन 250, ये होता है आपका फाइनल। क्या होता है, फाइनल होता है। और अगर आप किसी कंस्ट्रक्शन में, किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर हैं, आप किसी प्रोजेक्ट को बना रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, ये चल रहा है काम, इन आपका एंड ऑफ द डे ऑफ द कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूं मैं, तो आपका जो डिफ्लेक्शन है वो होता है स्पान बाई 350 और 20 mm, इन दोनों में से जो क्या होगा, जो मिनिमम होगा भैया, वो मिनिमम आपको कैलकुलेट करना है, जो मिनिमम है वही आपका आंसर होगा। समझ में आया, दो चीज बता रहा हूं मैं, एक तो फाइनल डिफ्लेक्शन, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है, आप सर्विस ले रहे हैं उस चीज की, मतलब उस घर में आप रह रहे हैं, उस बिल्डिंग में आप रह रहे हैं, तब जो लास्ट में जाके फाइनल डिफ्लेक्शन आ सकता है वो स्पान बाई 250 आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आ सकता, इससे ज्यादा कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन या एंड ऑफ द डे ऑफ द कंस्ट्रक्शन जो आपके डिफ्लेक्शन आ सकता है वो स्पान बाई 350 होगा या फिर 20 mm होगा, जो इन दोनों में से मिनिमम है वो परमिसिबल होगा। अब आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं कि अगर मैं किसी चीज में L में 250 का डिवाइड करता हूं और एक तरफ मैं L में डिवाइड करता हूं 350 का, तो दोनों में से आंसर आपको पता होगा, आंसर यहां से क्या आएगा, यहां से बड़ा आएगा, लार्ज आएगा।
क्यों आएगा? क्योंकि मैं नीचे डिवाइड कर रहा हूँ छोटी संख्या, जबकि यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से छोटा आएगा, शॉर्ट आएगा। तो स्टार्टिंग में डिफ्लेक्शन कम रखते हैं हम, बाद में हम बोल देते हैं थोड़ा सा और आ जाएगा, इतना आ सकता है। समझ में आई ये वाली बात? ये याद करने का तरीका है, थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं इस चीज़ को। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि ये जो डिफ्लेक्शन है, अच्छा मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको, क्वेश्चन देता हूँ कि विच ऑप्शन इज करेक्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर डिफ्लेक्शन। ऑप्शन नंबर ए, सभी बच्चे पार्टिसिपेट करना, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना और आंसर देना। ऑप्शन नंबर ए, स्पान को मैं बोल रहा हूं एल, एल अपॉन 350, एल अपॉन 250, सी 20 mm। ज़्यादा ही छोटा लिख दिया मैंने शायद। बच्चों को यार एक दिक्कत और है, एक कोई बच्चा कमेंट कर रहा था कि गुरुदेव बहुत बढ़िया चल रहा है, सब कुछ सही है, बस एक काम कर लिया करो कि जो लिखो ना वो थोड़ा सा साफ साफ लिख लिया करो, थोड़ा बड़ा लिख लिया करो जिससे समझ में आ जाए। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं क्लियर लिखने की कोशिश करूं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, एल स्पान बाई 300। ऑप्शन नंबर ई, एल अपॉन 350। ऑप्शन नंबर ई एफ, ऑप्शन नंबर एफ, एल अपॉन 325। और ऑप्शन ए बी सी डी ई एफ जी, अब आएगा जी, तो जी में लिख सकते हो आप ऑल। डिफ्लेक्शन के हिसाब से, डिफ्लेक्शन के हिसाब से इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है या कौन सी चीज है वो करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, क्या करेक्ट है? तो देखो भैया, ये जो दिया हुआ डिफ्लेक्शन के हिसाब से ये सारे के सारे जो लिखे हुए हैं सारे के सारे करेक्ट है, यानी कि जी जो है वो करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि ना तो मैंने ये बोला कि ये आरसीसी का क्वेश्चन है, ना मैंने ये बोला कि ये स्टील का क्वेश्चन है, ना मैंने ये बोला डब्ल्यूएसएम का क्वेश्चन है, ना मैंने बोला ये एलएसएम का क्वेश्चन है। मैंने कुछ बोला ही नहीं, मैंने सिर्फ डिफ्लेक्शन बोला है। तो ये सारे के सारे करेक्ट है। अब ये सारे के सारे ऑप्शन कहीं ना कहीं आते हैं, अब समझना, कंफ्यूजन दूर करेंगे। सागर में जो एक कहावत है, गागर में सागर, मतलब छोटी सी चीज में बड़ी चीज आप हासिल करना, वो मैं सिखाता हूं आपको। देखो क्या होता है, स्ट्रक्चर दो तरह की हो सकती है, एक तो हो सकता है आरसीसी हो, एक हो सकता है स्टील हो। अगर आरसीसी है तो आरसीसी में मैंने बता दिया दो क्राइटेरिया, एल अपॉन 250, एल अपॉन 350, और यहां लिख सकते हो आप 20 mm। ये चीज तो मैंने बता दी है। अब स्टील में क्या होता है, स्टील में डिपेंड करता है कि आप एलएसएम अप्रोच में जा रहे हो या डब्ल्यूएसएम अप्रोच में जा रहे हो। अगर आप एलएसएम अप्रोच में हो भैया, तो यहां पर दो केस बनते हैं, स्पान एल अपॉन 350 या एल अपॉन 300, और डब्ल्यूएसएम में बनता है स्पान एल अपॉन 325। ये अप्रोचेज आती हैं, इन अप्रोचेज को आपको याद रखना है। 350 नहीं, 360 है वो, 60 करो उसको, है ना, इरेजर से मिटाओ इसको, 360 है ये ना, क्या है ये है 360, 360 करो, 360। अब बताओ, तो अब समझ में आया? अगर आरसीसी है तो आरसीसी के हिसाब से डिफ्लेक्शन का क्राइटेरिया अलग है, स्टील के हिसाब से अलग है। अगर एलएसएम अप्रोच है तो एल बाई 360 और एल बाई 300 दोनों में से कोई एक होगा, और डब्ल्यूएसएम है तो 325 हो जाएगा। अब क्वेश्चन वापस से आ गया माइंड में कि सर पता कैसे चलेगा कि स्टील है और एलएसएम मेथड है, तो एल बाई 360 मुझे देना है या एल बाई 300 देना है? तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो मेंबर है उसमें क्रैक्स आने के लिए आप परमिशन दे रहे हो कि हाँ बोल रहे हो क्रैक्स आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं। यानी कि एग्जाम में ऐसा था ससेप्टेबल टू क्रैकिंग या नॉट ससेप्टेबल टू क्रैकिंग। मान लीजिए आपने बोला कि क्रैक नहीं आने चाहिए, तो डिफ्लेक्शन कम आना चाहिए ना उस केस में, कि आप कम डिफ्लेक्शन आएगा तो क्रैक्स आने के चांसेस कम है, ज्यादा डिफ्लेक्शन क्रैक आ सकते हैं। यानी कि एल बाई 300 और एल बाई 360 में से ज्यादा आंसर क्या है? ज्यादा एल बाई 300 है, यानी कि आप यहां बोल रहे हो कि क्रैक्स आ सकते हैं, क्रैक्स आ सकते हैं। यानी कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि डिप्लोमा वाले और बीटेक वाले दोनों के समझ में आ जाए ना, तो बहुत कोशिश है मेरी, क्रैक आ सकते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हो कि ये क्रैक्स के प्रति संवेदनशील नहीं है। इंग्लिश में ससेप्टेबल टू बोलते हैं, नॉट ससेप्टेबल टू क्रैकिंग, जबकि ये क्या है, ये संवेदनशील है, संवेदनशील है। एल बाई 360 का वजह संवेदनशील है, ससेप्टेबल टू क्रैकिंग है, और नॉट ससेप्टेबल टू क्रैकिंग है तो एल बाई क्या कर सकते हो 300 दे सकते हो, यानी ज्यादा आप बता सकते हो कि ज्यादा डिफ्लेक्शन आ सकता है। समझ में आया? ये बहुत बहुत बड़ा गेम है, बहुत मतलब बड़ी चीज मैंने बता दी आपको छोटे से स्लाइड में, छोटी से एक टाइम में, ठीक है। तो ये चीज आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो, बहुत अच्छी चीज थी ये। चलिए
डिफ्लेक्शन के बारे में मैंने बता दिया है। अब एक चीज और आप पढ़ सकते हो, एक चीज और समझ सकते हो। क्या समझ सकते हो? कि ये चीज समझा सकता हूं मैं कि डिफ्लेक्शन जो है, इस डिफ्लेक्शन को कंट्रोल भी किया जा सकता है। तो डिफ्लेक्शन कंट्रोल की बात कर ले जाते हैं कि डिफ्लेक्शन जो है, डिफ्लेक्शन का कंट्रोल कैसे करते हैं। डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करने के लिए क्या फैक्टर काम में लिया, कैसे डिफ्लेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं? तो डिफ्लेक्शन को L/D रेशियो से हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ये चीज एग्जाम में पूछ ली गई है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बोलता हूं मैं, डिफ्लेक्शन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? आपका आंसर सर L/D जो रेशियो है इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। L उसका स्पान है, D इफेक्टिव डेप्थ है उसकी। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इफेक्टिव स्पान इफेक्टिव डेप्थ का रेशियो, इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं डिफ्लेक्शन को। एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। चलिए तो अब समझ भी लेते हैं। इसमें अलग अलग केस बनते हैं, केस नंबर ए, केस नंबर बी और केस नंबर सी। मान लीजिए आपके पास में कैंटिलीवर सपोर्ट है। क्या है? कैंटिलीवर है। मान लीजिए सिंपली सपोर्टेड है और मान लीजिए कंटिन्यूअस बीम है। तो कैंटिलीवर के लिए 7 आती है वैल्यू, सिंपली सपोर्टेड के लिए 20 आती है और इसके लिए कितनी आती है? 26 आती है। जिन स्टूडेंट्स ने ये चीज नहीं पढ़ी है उनको मैं बता दूं कि आप तीनों को कैसे याद रख सकते हो। 7 20 26, 7 20 26 और 7 20 26। कैंटिलीवर, सिंपली सपोर्टेड, कंटिन्यूअस। कैंटिलीवर, सिंपली सपोर्टेड, कंटिन्यूअस। 3-4 बार बोलो, याद हो जाएगा। पुराने स्टूडेंट्स ने तो रट रखा होगा ये। ठीक है। अब ये जो चीज बताइए ये किसके लिए अप्लीकेबल है? भैया ये अप्लीकेबल है एक तो बीम के लिए प्लस स्लैब के लिए। लेकिन स्लैब में भी क्या कंडीशन है कि ये वन वे स्लैब के लिए ओनली। और एक कंडीशन और है दोनों चीजों के लिए। स्पान जो है, स्पान क्या है? 10 मीटर तक ही हो सकता है, 10 मीटर से ज्यादा स्पान के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो गुरुदेव अगर स्पान 10 मीटर से ज्यादा है तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? तो उसके लिए भी हमारे पास सॉल्यूशन है। चलिए, अगर स्पान 10 मीटर से ज्यादा हो गया, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1, 18 मीटर का स्पान है, तो बताइए L/D रेशियो कितना होगा? ठीक है। और मैंने बोल दिया सिंपली सपोर्टेड है। क्या है? सिंपली सपोर्टेड है। सिंपली सपोर्टेड है और आपका स्पान जो है वो 18 मीटर का है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो? 20 तो नहीं बोल सकते, 20 तो 10 मीटर तक होता तो बोलता। तो L/D जो रेशियो होता है, इसको मैं डैश से रिप्रेजेंट कर देता हूं क्योंकि ये नया वाला आने वाला है। L/D जो होता है नॉर्मली कितना होता है? n से रिप्रेजेंट कर देता हूं, मल्टीप्लाई, यहां पे फैक्टर आता है 10 अपॉन स्पान का, 10 अपॉन L, मल्टीप्लाई 3 फैक्टर आते हैं, KT, KC और KF। भैया ये 3 फैक्टर वर्क करते हैं। इस बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं? अपना आंसर निकाल सकते हैं। मुझे क्वेश्चन में KT, KC, KF नहीं दिया है तो मैं इनको भूल जाता हूं और मैं क्या करता हूं, L/D का जो नॉर्मल वैल्यू 20 होती है सर, और L/D तो 20 होता है, 10 अपॉन L निकालना, तो L कितना है? तो 10 अपॉन कितना है? 18 है। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, इसका आंसर निकाल सकता हूं कि L/D 18 मीटर के लिए सिंपली सपोर्टेड के लिए कितना है। अब वापस से एक क्वेश्चन आता है कि गुरुदेव इतना सब कुछ कर बता दिया है तो एक कृपा और करो और ये और बता दो मुझे कि ये KT क्या है, KC क्या है, KF क्या है। KT बेसिकली होता है आपका, आपने रेनफोर्समेंट कितना प्रोवाइड किया है टेंशन में, ये टेंशन रेनफोर्समेंट पर डिपेंड करता है डिफ्लेक्शन। ये कंप्रेशन रेनफोर्समेंट फैक्टर है कि कंप्रेशन में आपने कितना रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया है। और KF जो है ये डिपेंड करता है कि आपकी फ्लेंज बीम है या नहीं है, तो ये फ्लेंज बीम पर डिपेंड करता है। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं अलग अलग चीजों पर। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये चीज मैंने आपको बता दी है। अब एक बात और, अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ सेशन बहुत बढ़िया चल रहा है, तो एक काम कर दो, कमेंट में एक बार थम्स अप करके बता दो कि हाँ सब कुछ सही चल रहा है। और आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, मतलब आपको हो सकता है कि इस जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ इसको पढ़ने के लिए 10-12 पेजेस की आवश्यकता हो या पूरा 2-3 घंटे की आवश्यकता हो, और मैं आपको 15 से 20 मिनट या 30 मिनट में ये सारी चीजें कम से कम टाइम में और कम से कम मतलब पेजेस में ये चीज बताने की कोशिश करता हूँ। मैं, मेरी यही इच्छा रहती है कम से कम टाइम में आपको बहुत चीजें मिले, यानी कि आपको गागर में सागर मिले। क्या मिले? गागर में सागर मिले। चलो अब बात कर लेते हैं केस नंबर 2, अलग बात कर लेते हैं। अगर हमारे पास में 2 वे स्लैब है, क्या है? 2 वे स्लैब है, तो क्या होगा भैया? तो 2 वे स्लैब में L/D का जो रेशियो है ये अलग होता है। ये बात काफी कम बच्चों को पता होता है। तो ये समझ लो क्या होता है। मान लीजिए सिंपली सपोर्टेड है, तो सिंपली सपोर्टेड के लिए वैल्यू होती है 35, कंटिन्यूअस बीम के लिए CV कंटिन्यूअस बीम इसके लिए होती है 40। लेकिन 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 यहां पर कहानी में ट्विस्ट, ये जो वैल्यू है ये किसके लिए? ये सिर्फ और सिर्फ माइल्ड स्टील के लिए है। तो सर अगर ये माइल्ड स्टील के लिए है तो HYSD के लिए भी बता दो। तो HYSD के लिए कैलकुलेशन के लिए इसको एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं और जो फैक्टर होता है वो होता है 0.8, यानी कि इनके वैल्यूज को क्या कर देते हैं 80% कर दिया जाएगा तो आंसर आ जाएगा। तो चलो सिंपली सपोर्टेड के लिए और कंटिन्यूअस बीम के लिए ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 28 और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 32।
ये किसके लिए? HYSD बार के लिए है। ऊपर वाला माइल्ड के लिए, नीचे वाला HYSD के लिए है। एग्जाम में पूछ भी लेते हैं कितना परसेंटेज कम करते हैं या कितना फैक्टर लगाते हैं, तो 0.8 का लगाते हैं। ठीक है, अरे सही है नहीं है, समझ में आया नहीं आया? तो ये आपका 2 वे स्लैब के लिए है। और अगर मैं आगे चलूं और मैं चीज आपको बताना चाहूं तो मैं ये बता सकता हूं आपको, मैं ये चीज बता सकता हूं, एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में क्या होता है, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि आपने कोई स्लैब बनाई है, कोई स्लैब बनाई है, उस स्लैब में आपका मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना होगा, माइल्ड स्टील में कितना होगा और HYSD में कितना होगा। ठीक है, मिनिमम रेनफोर्समेंट जो आपने प्रोवाइड कर दिया, ठीक है मान गए, लेकिन आपको जो रेनफोर्समेंट आपने प्रोवाइड किया उस रेनफोर्समेंट की स्पेसिंग क्या होगी, मेन रेनफोर्समेंट की स्पेसिंग क्या होगी, और आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट है उसकी स्पेसिंग क्या होगी। अब वापस से दिमाग में आ जाता है क्वेश्चन कि सर ये डिस्ट्रीब्यूशन और मेन रेनफोर्समेंट क्या है। तो देखो ऐसे समझना कि अगर आप साइट पर गए हो तो आपने देखा होगा कि साइट पर क्या होता है कि जो स्लैब कास्टिंग की जाती है वहां पर क्या है, एक जाल बनाया जाता है, नेट बनाया जाता है। उस नेट में क्या होता है, इस तरह से रेनफोर्समेंट होते हैं, एक रेनफोर्समेंट ऐसे, एक ऐसे ऊपर नीचे रखे हुए होते हैं। तो अब क्या होता है कि जैसे मैं क्या करता हूँ, मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है, मोबाइल है मेरे पास। तो मैं क्या करता हूँ, समझना, ये मोबाइल है, यानी कि ये स्लैब है। जब इसके ऊपर लोड आएगा तो ये कैसे डिफ्लेक्ट होगी, ये ऐसे डिफ्लेक्ट होगी, यानी कि इसका क्राइटेरिया होगा ऐसे डिफ्लेक्ट होने का, यानी कि जो टेंशन है वो नीचे आएगी। तो आपको क्या करना होगा, नीचे मेन रेनफोर्समेंट नीचे प्रोवाइड करना होगा, नीचे मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना होगा, और उसके ऊपर आएगा डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट। मेन रेनफोर्समेंट किस डायरेक्शन में करते हैं, शॉर्टर स्पान में करते हैं, जहां पर आपको लोड डिस्ट्रीब्यूट करना है मेनली। तो अब क्या होगा कि आपके क्या होता है, एग्जैक्टली क्या होता है, साइड पर जब भी जाते हैं ना तो दो तरह के मैश बनाए जाते हैं, एक तो नीचे एक जाल बनाया जाता है, एक उसके ऊपर एक जाल बनाया, दो जाल होते हैं। तो जो नीचे वाला जाल है, नीचे वाले जाल में अगर आपने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया ऐसे 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 करके, तो नीचे वाला जो रेनफोर्समेंट होगा, नीचे वाला, नीचे 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 वाला होगा, वो क्या होगा आपका, वो मेन रेनफोर्समेंट होगा, उसके ऊपर वाला क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट होगा। ये नीचे वाली जाल की बात होगी। एक ऊपर जाल और होता है, ऊपर वाले जाल में क्या होगा कि जब लोड आया तो लोड ऊपर से आ रहा है, ऊपर आ रहा है कंप्रेशन, तो अब क्या होगा, मेन रेनफोर्समेंट ऊपर होगा और डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट का होगा नीचे होगा। अब क्वेश्चन कई लोग यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं जो साइट पर नहीं गए, वो बोलेंगे अभी तो आप बोल रहे हो नीचे मेन रेनफोर्समेंट होता है और गुरुदेव अब आप बोल रहे हो ऊपर रेनफोर्समेंट होता है। तो पहले तो आप खुद डिसाइड कर लो आप बोल क्या रहे हो। अरे मैं सही बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं दो मैश होते हैं, यानी दो जाल होते हैं, एक तो जाल होगा नीचे, एक होगा ऊपर। ऊपर वाले जाल में मेन रेनफोर्समेंट ऊपर होगा और नीचे वाले जाल में मेन रेनफोर्समेंट नीचे होगा। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? आ गई ना? आ गई होगी, नहीं आई है तो वापस से इस वीडियो को देखना, और फिर भी नहीं आई है तो इसका मतलब पक्का है आपके क्या है, गहरी चोट है, आपके क्या है, गहरी चोट है जिसका इलाज मेरे पास नहीं है ना। चलिए अब हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 10 में, नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 10, उसमें हम बाकी की बात करेंगे, स्लैब की जो बाकी की बची हुई चीजें हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, वीडियो आपके लिए काम का होगा। अगर काम का वीडियो है तो इस दोस्तों को अपने शेयर करना, साथ ही साथ में आप चाहो तो वीडियो को देखने के बाद में लास्ट में क्या कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको फर्दर आपको वीडियोस चाहिए ऐसे ही तो वो आपका फायदा है, सब्सक्राइब करने में आपका फायदा है, मेरा उसमें इतना कोई फायदा नहीं है सब्सक्राइब में। क्यों फायदा है आपका? क्योंकि मैं देखो बिल्डिंग मटेरियल का जो कोर्स है वो भी जल्दी लाने वाला हूँ, रोड मटेरियल का आज अपलोड हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन का कल हो जाएगा, सॉइल की क्लास चल रही है, आरसीसी क्लास चल रही है, राजस्थान जी की क्लास चल रही है। तो ये क्लासेस रेगुलरली चल रही हैं। आपको कैसे पता चलेगा क्लास अपलोड हो गई है? वो तभी पता चलेगा जब आपने सब्सक्राइब किया हो, बेल आइकन प्रेस है, आपको नोटिफिकेशन आएगा रोड मटेरियल की क्लास आ चुकी है, बिल्डिंग मटेरियल की क्लास आ चुकी है, तो ऐसे नोटिफिकेशन आएगा आपके पास में। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। लाइक करने से क्या फायदा होगा? लाइक करने से ना तो कोई आपको खास फायदा होने वाला है, ना मुझे कोई खास फायदा होने वाला है। लाइक होने से पता क्या होता है कि आपके अलावा जो भी स्टूडेंट्स आएंगे ना इस वीडियो को देखने के लिए, वो ये देखेंगे कि लाइक कितने हैं। लाइक ज्यादा है तो उनको लगेगा कि यार ये अच्छा वीडियो है, ज्यादा लाइक है तो इसको देखना चाहिए मुझे, तो वहां दूसरे स्टूडेंट्स के लिए फीडबैक का काम करता है लाइक। और व्यूज क्या काम करते हैं? जितने ज्यादा व्यूज होंगे उससे क्या होता है, उतनी ज्यादा पॉपुलर होगा वीडियो और उतने ज्यादा एडवर्टाइजमेंट आएंगे, तो मुझे थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा उससे। अभी तक इतना ज्यादा पैसा नहीं मिलता है, लेकिन आशा है कि आगे चल के मिलेगा, आप लोगों का सपोर्ट है उसकी तरह से। साथ ही साथ में अगर आपको अच्छा लगता है तो 1 रुपये क्या कर सकते हैं, आप डोनेट भी कर सकते हैं मुझे, है ना। और हाँ एक चीज़ और, माफ़ी चाहता हूँ, बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ कि बैकग्राउंड में जो नॉइस आता है हॉर्न बजने का, क्योंकि मेरा जो सेटअप है, मेरा जो ऑफिस है वो कहाँ पर है, वो ऑन रोड है, बिल्कुल ऑन रोड ही वो शॉप है जो मैंने ऑफिस के लिए ली है, तो ऑन रोड है, तो इस वजह से आवाज़ आती है। मैंने काफ़ी कोशिशें कर रखी है आवाज़ ना आए, फिर भी आई जाती है यार। ठीक है, तो कोशिश है मेरी कि आपको परेशानी ना हो। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके सपोर्ट के लिए, आपके प्यार के लिए। अब हम मिलने वाले हैं कब? अब हम मिलने वाले हैं नेक्स्ट डे, जिसमें हम जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा, कौन सा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 10, उसे हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अब आप क्या कर सकते हो, एक काम कर सकते हो, ये जो लिंक है इस लिंक को आप क्या कर दो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो,
चाहो तो सब्सक्राइब करो और चाहो तो क्या कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।